हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की व्याख्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तो वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम पाठ के भीतर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला उदाहरण आपके सामने दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी इतनी दी हुई है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल का परिकलन कीजिए और कैपिटल जी का मान इतना दिया हुआ है। तो देखो, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है तो हम लिख लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान ME, वो कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। फिर चंद्रमा का द्रव्यमान MM यानी मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 kg। फिर दोनों के बीच की दूरी D का मान दिया हुआ है 3.84 × 10⁵, लेकिन किसमें दिया हुआ है किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.84 × 10⁵ गुणा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कैपिटल जी, जो गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है, उसका मान दिया हुआ है 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये मान हमारे पास दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल का सूत्र हम जानते हैं। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है F = G/ME यानी पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा चंद्रमा का द्रव्यमान बटे में D², इन दोनों के बीच की दूरी। तो सिंपली इस सूत्र में हमें इस मान को रखना है। तो देखो, कैपिटल जी का मान 6.7 × 10⁻−11, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, MM चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 बटे में D का स्क्वायर। D कितना दिया हुआ है 3.84 × 10⁸, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार हमने लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले घातों को हल कर लेते हैं। तो देखो, ऊपर कितनी घात है 22 और 24 46 में से 11 गया तो 35, तो 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻35 बटे में 3.84 × 3.84 × 10⁻16। तो 16 से 16 घात कट जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी 35 में से 16 गया तो 19। 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻19। भाई इस 16 से इस 16 35 में से 16 घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पीछे कितनी बचेगी 19, नीचे बचा 3.84 × 3.84 बराबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन ऊपर वाले का सबका गुणा कर लेते हैं और फिर नीचे वाली संख्याओं का सबका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और जो उत्तर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऊपर देखो कितना है 6.7 × 6 × 7.4, तो इसका जो उत्तर आएगा 297.48 × 10⁻19 बटे में 3.84 × 3.84, तो इसका आ जाएगा 17.74। ठीक है, और तो इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट हटा दो तो संख्या कितनी बची 29,748 बटे में 1474 × 10⁻19। और जब हम इसके अंदर भाग देंगे, किसके अंदर 29,748 में भाग देना है हमें 1474 का, तो ये आएगा 20.1 × 10⁻19। तो इस पॉइंट को जब हम आगे सरका देंगे तो कितना हो जाएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। यह आ गया आपके पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। केवल हमें सूत्र लगाया है और उसमें मान रख के अच्छे से हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ।
वो दिया हुआ है एक कार किसी कगार से, एक कार है वो कहीं से गिरकर 0.5 सेकंड में कहां पर आ जाती है, धरती पर आ जाती है। यानी समय दिया हुआ है t बराबर 0.5 सेकंड। ठीक, g का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण किसमें लेना पड़ेगा, प्लस में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तीन चीजें ज्ञात करनी है। पहला, धरती पर टकराते समय कार की चाल कितनी होगी। जब वस्तु धरती पर टकरा रही है उस समय वस्तु की चाल कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर कोई प्रारंभिक वेग भी नहीं दिया हुआ, तो u का मान कितना मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड। और पहले प्रश्न में क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, दूसरे में क्या निकालना है 0.5 सेकंड के दौरान औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो मैं लिख लेता हूं औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, और तीसरे में क्या निकालना है, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, यानी पृथ्वी और जहां से वो कार गिरी थी उसके बीच की दूरी निकालनी है, यानी s का मान निकालना है, दूरी निकालनी है। ये तीन चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्या, कार की चाल, कि जब वो पृथ्वी पर टकरा रही है उस समय उसकी चाल कितनी है। तो देखो चाल हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, v है ज्ञात करना है, u है, a है और t है। भाई a त्वरण कह लो या g त्वरण कह लो। तो गुरुत्वीय समीकरण जब हमने पढ़े थे तो वहां पर पहला समीकरण क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये पढ़ा था। साधारण हम गति का समीकरण क्या पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो a साधारण त्वरण की जगह हमने क्या रख दिया, गुरुत्वीय त्वरण रख दिया। अब देखो तो v बराबर क्या हो जाएगा जी टी, क्योंकि u का मान तो 0 है। तो v बराबर g का मान कितना है, g का मान है हमारे पास 10, कितना है 10 है। तो g का मान 10 रख लो, 10 गुणा समय कितना है, समय दिया हुआ है 0.5, बस दोनों को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी चाल आ गई 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है औसत चाल। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत चाल बराबर राशि कौन सी है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, क्योंकि 2 राशि है। तो प्रारंभिक वेग कितना था 0, v का मान कितना है 5 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी औसत स्पीड। तीसरा क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी के लिए कौन सा समीकरण हम यूज करते हैं, दूरी के लिए हम दूसरा समीकरण यूज करते हैं, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u का मान तो 0 है तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा। तो s बराबर क्या बचा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो s बराबर 1/2 g का मान 10 और t का मान कितना है 0.5, इसका करना है स्क्वायर। तो इधर मैं साइड में लिख लेता हूं। तो 2 से देखो 10 को काट दो 5 बार, तो 5 गुणा 0.25, तो 5 का जब 0.25 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। यह आपका आ गया उत्तर दूरी, s बराबर आ गया 1.25 मीटर। यानी कार जहां से गिरी थी वहां से लेके पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1.25 मीटर है। तो उम्मीद करता हूं पूरा प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले हमने v का मान निकाला पहले समीकरण से, फिर हमने औसत चाल निकाली और फिर हमने गति के दूसरे समीकरण से क्या निकाली, दूरी निकाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, यानी दूरी का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, s बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो g का हम मान साधारण क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, तो किसमें लेना पड़ेगा माइनस में। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का मान। फिर ऊपर फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगी और फिर नीचे की ओर आना शुरू करेगी। तो ये चीज हमारे पास दी हुई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। एक तो u का मान निकालना है,
प्रारंभिक वेग, दूसरा समय निकालना है तो t निकालना है। ये दो चीज निकालनी है, पहला निकालना है u, दूसरा निकालना है समय। तो देखो निकाल देते हैं u। अब हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, s दिया हुआ है, g दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो गति का पहला समीकरण आप या दूसरा समीकरण, पहले में तो समय होता है, समय हमारे पास अभी नहीं है, तो दूसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो a की जगह क्या रखेंगे gs। तो v स्क्वायर, v का मान है 0 भाई, u स्क्वायर ज्ञात करना है, 2 गुणा g का मान है -9.8 और दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 10। ठीक है, अब देखो यू स्क्वायर इधर प्लस का है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का। देखो ये 9.8 का पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 98 गुणा 2, तो माइनस का 196, माइनस से माइनस कट गया, तो यू स्क्वायर बचा बराबर बचा 196, तो यू का मान हो गया बराबर अंडरवुड 196, और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग है, तो ये आ गया आपका प्रारंभिक वेग u आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समय। तो समय तो सिंपल सी बात है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, तो v का मान तो 0 है भाई, u का मान आ गया 14, u का मान कितना आया है, u का मान आया हमारे पास 14, तो u की जगह रख दो 14 और g की जगह किसका मान रख दो, g की जगह रख दो g का मान, तो u की जगह रख दिया 14, g के जगह माइनस का 9.8 गुणा समय, ये प्लस का 14 है उधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 14 बराबर माइनस का 9.8 गुणा समय, तो माइनस से माइनस गया कट गया, बचा क्या t बराबर 14 और इधर ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में 9.8, तो 14 के अंदर जब 9.8 का भाग देते हैं तो 1.43 और समय है तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी गई थी और उसको समय कितना लगा था 1.43 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 केजी, यानी मास दिया हुआ है वो है 10 केजी 10 किलोग्राम। बोल रहा है इसका भार कितना होगा, तो जी का मान हमें पता है, जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 या 10 मान लो या 9.8 मान लो, तो हम साधारणतः क्या मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। W क्या होता है, भार इक्वल टू होता है m गुणा जी, m का मान है 10 और g का मान है 9.8, दोनों को गुणा कर लो 98 न्यूटन, भार की इकाई क्या होती है न्यूटन होती है, बिल्कुल सरल था। चलिए आगे अगला दिया हुआ है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर कितना आता है, वो आता है 10 न्यूटन, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है W बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन। हमें चंद्रमा की सतह पर भार निकालना है, तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर भार का 1/6 गुना होता है, तो हम लिख लेते हैं कि WM भार कहां पर, चंद्रमा पर कितना होता है 1/6 गुना WE, यानी पृथ्वी पर जो भार है उसका 1/6 गुना होता है, तो 1/6 गुना पृथ्वी पर कितना दिया हुआ है 10, और 10 के अंदर जब 6 का भाग देते हैं तो सिंपल सी बात है 1.67, और क्या निकालना है हमें, भार ही निकालना है, तो क्या आएगा न्यूटन, यानी चंद्रमा पर भार उसका कितना होगा 1.67 न्यूटन होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा हुआ है, ठीक है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है 5 केजी है, कितना है 5 केजी द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है 5 किलोग्राम, इसकी विमाई दी हुई है इतनी, विमाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 10, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है, तो लिख लेते हैं विमाई बराबर 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ये चीज हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो जहां पर भी रखा हुआ है उस सतह पर क्या करेगा, एक लंबवत बल लगाएगा, और उस लंबवत बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद बल कहते हैं। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद बल कहते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल देते हैं, प्रणोद बल निकाल देते हैं कि आखिर बल कितना लगेगा, तो प्रणोद बराबर क्या होता है, प्रणोद क्या होता है F बल, बल बराबर m गुणा जी,
द्रव्यमान गुणा त्वरण। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो a साधारण त्वरण होता है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है तो हमने g रख दिया। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर m गुणा g। अब हम F का मान निकाल देते हैं। तो F बराबर m का मान हमारे पास 5 है और g का मान हम जानते हैं कितना होता है, 9.8 होता है। तो 5 को जब 9.8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 49 न्यूटन, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 98 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 न्यूटन। ये आ गया बल। ठीक है, तो ये बल आ गया। अब हमारे पास प्रश्न में देखो दो चीजें दी हुई है, एक बक्सा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस समय कितना दाब निकाले लगेगा वो दाब ज्ञात करना है। और एक दूसरी स्थिति में एक दूसरा बक्सा दिया हुआ है, उसकी विमा दी हुई है 10, 20 और 40। इस बक्से के द्वारा कितना दाब लगाया जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। दोनों बक्सों के द्वारा सतह पर लगने वाले दाब की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो दाब के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। कौन से वाले का, सबसे पहले हम निकालते हैं पहले वाले का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम निकाल देते हैं पहले बक्से का, ए में लिख लेता हूं फर्स्ट बक्से के सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया ऑफ वन, A1 निकाल लेता हूं। ठीक है, एरिया 1 यानी पहले बक्से का। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई। 40 सेंटीमीटर तो ऊंचाई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया A1 का मान। इसका मान आ गया, A1 का मान आ गया। अब हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद F अपॉन A, ये होता है। तो F का मान कितना है, F का मान है 49 न्यूटन और A का मान कितना है 0.02 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर किसका हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो 49 गुणा 100, 4900 बटे में 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 2450। और दाब को किसमें मापते हैं, पास्कल में, तो ये हो गया पास्कल। तो पहले बक्से के द्वारा दाब ए लिख लेता हूं मैं। तो पहले बक्से के द्वारा दाब कितना लगाया जा रहा है, 2450 पास्कल, ये पहले बक्से के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरी तरफ हमें क्या निकालना है, दूसरे बक्से के द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है। तो देखो दूसरे बक्से का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो सेकंड बक्से के सतह का क्षेत्रफल, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है दूसरे बक्से की, 40। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 20। कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए दाब निकालना है। तो प्रणोद दोनों के लिए सेम लगेगा, तो हमें क्या निकालना है, केवल दाब निकालना है। तो हम दाब निकाल देते हैं, दाब का सूत्र लिख लेते हैं। दाब 2 यानी दूसरे बक्से के द्वारा क्या, F अपॉन A। F कितना है, वही 49 है, बटे में इसका एरिया कितना आया 0.08। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 का गुणा बटे में कितना है 8। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 612.5 पास्कल। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला कि पहले बक्से के द्वारा इतना दाब लगाया जा रहा है और दूसरे बक्से के द्वारा इतना। तो हम कहेंगे कि दूसरे बक्से की तुलना में पहले बक्से के द्वारा सतह पर लगने वाले दाब का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं लास्ट में कि दाब 1 यानी पहले बक्से का जो दाब है वो ग्रेटर देन है किससे, दाब 2 से, यानी पहले बक्से के द्वारा सतह पर दाब दूसरे बक्से की तुलना में अधिक लगाया जा रहा है। यही हमें बताना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमारे सामने दिया गया है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है 10.8। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन।
चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 10.8, तो लिख लेते हैं चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर 10.8। पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है, पानी का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, तो पानी का घनत्व बराबर 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। हमें चांदी का घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, चांदी का घनत्व निकालना है। तो देखो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व यानी चांदी का घनत्व बटे में जल का घनत्व, चांदी का घनत्व बटे में जल का घनत्व, ये सूत्र हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 10.8, और चांदी का घनत्व ज्ञात करना है, तो ये चांदी का घनत्व ऐसा का ऐसा बटे में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है 10⁻3, तो ये भी भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो चांदी का घनत्व बराबर कितना हो जाएगा 10.8 गुणा 10⁻3, ठीक है। और घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये केवल सूत्र लगाना है और इस सूत्र में मान रख देना है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास पाठ के भीतर जितने भी उदाहरण दिए गए थे उन सभी उदाहरण को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये उदाहरण और क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।